वेलकम बैक। ब्रिगेडियर साहब, इस्लामाबाद में हाई कोर्ट के अंदर एक केस इस वक्त चल रहा है जो एडवोकेट ईमान मज़ारी और उनके शौहर हादी अली चट्ठा के हवाले से वो अपील उन्होंने एक दायर की है क्योंकि उनको सज़ा दी गई थी। तो उनके केस के दौरान नार्वे के सफ़ीर उनसे इजहार यकजहती के लिए अदालत में आए और हुकूमत ने इतना बुरा मनाया कि नार्वे के जो सफ़ीर है उन्हें डिमाश कर दिया है। आप क्या समझते हैं कि हमारा जो हुकूमत का रवैया ये दुरुस्त है? ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है। किसी मुल्क को ये हक हासिल नहीं है, उनके सफ़ीर को ये हक हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करें। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नॉर्वे के इस सफ़ीर को काफ़ी दिलचस्पी है कि वो पाकिस्तान के ऐसे सेंसिटिव मामलात में मुदाखलत करे जो उनको उनके जो शान शान नहीं है। ये डिप्लोमेसी के ख़िलाफ़ है कि वो आप जाएं और जो केस हुकूमत ने दायर किए हैं किसी के ख़िलाफ़ उनमें जाकर वो मालूम करें कि यहाँ पर इंसाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये उनका काम नहीं है इंसाफ होना, ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम खुद इसको हल करेंगे, हमें नॉर्वे की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल सही किया है। और अगर ये इसके ऊपर इंसिस्ट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में उनको यहाँ से PNG डिक्लेयर करना भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक हक है कि उनको वहाँ से फारिग करें और वो यहाँ से चले जाएं। हमें अपने इसके ऊपर अपनी जो हमारी सॉवरेंटी है, हमारी जो आज़ादी है और हमारी जो मुल्क की जो कवानीन है उसके अंदर ये कतन किसी को इजाज़त नहीं है कि वो बगैर के सफारतकार जो है वो आकर हमारे काम में मुदाखलत करें। नुमान कैसर साहब, आपके क्योंकि वो आपके प्रोफेशन से हैं, ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा, अच्छा एक सफ़ीर अगर वहाँ पे आते हैं तो ज़ाहिर है सर ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि हमारे अंदरूनी मामले में उनको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये यूरोपियन ममालिक जो हैं ये ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन बनते हैं, लेकिन इनकी अपनी तरजीहात हैं। किसी मुल्क के अंदर तबाही आ जाए तो उनके जो ह्यूमन राइट्स के जज्बात हैं वो उभरते नहीं हैं, लेकिन किसी ख़ास मौके के ऊपर वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो सेल्फ़ इंटरेस्ट पे चलते हैं। इनका सेल्फ़ इंटरेस्ट जो कि हमें दिखाते हैं कि इंसानी हकूक़ को ये कहते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उनको ये हाईलाइट करें और इससे दुनिया को ये दिखाएं कि हम इंसानी हकूक़ की कितनी पासदारी करते हैं, ना सिर्फ अपने मुल्कों के अंदर बल्कि दुनिया भर में हम चाहते हैं कि इस्लामी जो इंसानी हकूक़ हैं इनकी पासदारी की जाए। देखिए, अब ये उनका चले हम कह सकते हैं कि शायद उनकी नीयत साफ़ हो, नीयतों का हाल तो अल्लाह ताला जानता है, लेकिन सवाल ये है कि जो डिप्लोमेट्स हैं दे आर गवर्न्ड बाय वियना कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। ये जो डिप्लोमेट्स होते हैं सारे इनके कुछ हदूद व क़यूद होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, उनके अंदर रहते हुए इन्होंने दूसरे मुल्क में जाके ऑपरेट करना होता है। तो किसी मुल्क की अगर अंदरूनी मामलात में ये दखल अंदाजी करेंगे तो ये तो इस कन्वेंशन की सरासर खिलाफ वर्जी है। और सुप्रीम कोर्ट में जाके बैठना या किसी भी अदालत में इस मतमा नज़र के तहत बैठना कि हम देख रहे हैं कि क्या इनको इंसाफ मिल रहा है, भाई आप कौन होते हैं इंसाफ को डिटरमिन करने वाले? ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, अब ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं रही है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी ऊपर आ चुका है, लेकिन हमारे मुल्क की अदालत है, एक आईनी अदालत है, वो अपने तरीकाकार से फैसला करेंगे। मेरे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है। कर्नल साहब, पाकिस्तान के अंदर हम बात देख रहे हैं, बार बार ये वाक़यात हो रहे हैं, कभी जर्नलिस्टों के बोलने पर पाबंदियाँ हैं, कभी वकला के बोलने पर पाबंदियाँ हैं। क्या ये निज़ाम ऐसे चलता रहेगा? ये हुकूमत के अंदर बर्दाश्त क्यों नहीं पैदा हो पा रही? देखिए, मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँ निशात भाई, इस वक्त हम मुकम्मल जंग में हैं। संदूर का फ़ेज़ 2 आपको दहशत गर्दी के रूप में मोदी साहब लॉन्च कर रहे हैं और कुछ छोटा मोटा ऑपरेशन ही, एक एक दिन में 1 दर्जन जगहों पे से, और हम हर रोज़ अपने शहीदों को दफना रहे हैं। ये इतने शहीद, इतनी इंटेंस टेररिज्म दुनिया के किसी और कोने में नहीं हो रही। जब जंग होती है तो जंग के कवानीन और अपनी मुल्की इंटरेस्ट के कवानीन को देखा जाता है, फिर ये सिविल राइट्स और ये डिप्लोमेटिक, और मैं ये भी अर्ज करूँ टेररिज्म तो हम पिछले 18-20 साल से फेस कर रहे हैं। नहीं जी, अभी वर्स्ट पॉसिबल है इस वक्त, इसलिए कि एक सूबा पूरे का पूरा, 2 सूबे बल्कि दोनों सूबों में ऑपरेशन लॉन्च हो रहे हैं और नॉन कोऑपरेशन हो रही है। उनको जब भी जिस वक्त भी कोई फ़ॉरेन एम्बेसडर या कोई फ़ॉरेन डेलीगेट इजाज़त मिलती है और अडयाला जेल से होके आते हैं, उसके बाद धरने होने शुरू। अच्छा, मैं ना सियासी उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ ना डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आम हुकूमत की बर्दाश्त की बात कर रहा हूँ। मसलन हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं, आज मुझे पता चला
کہ NCCIA نے ان کے خلاف مقدمات اگست میں درج کر کے FIR چھپا کے رکھی ہوئی تھی. صرف ان کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے حکومت پہ تنقید کی تھی. میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. اس پوائنٹ آف ویو سے میں عرض کروں گا کہ حکومت کو برداشت کا مادہ اپنا پورا رکھنا چاہیے. جتنی تنقید ہوتی ہے اور جو فیکٹس اینڈ فگر بتائے جاتے ہیں اگر وہ نہ بتائے جائیں تو حکومت امپروو نہ کر سکے. ہر چیز کے متعلق خاص طور پہ ہمارے صحافی جو ہیں ویل ریڈ ہیں, ریسرچ ہو رہی ہے. آپ پوڈ کاسٹ سنیں, جتنے بھی پوڈ کاسٹ آتے ہیں وہ فیکٹس اور فگر اور حقیقت کی بات کرتے ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس اگر آپ نے چیلنج کرنا ہے تو آپ میرٹ کے اوپر آپ کے پاس انفارمیشن منسٹری. بریگیڈیئر صاحب جاتے جاتے ذرا یہ بھی تھوڑا سا بتائیے کہ یہ جو کورٹ مارشل والا سلسلہ ہے جنرل فیض حمید کا, کیا یہ آگے بڑھے گا؟ کچھ اور فوجی اور سیاسی شخصیات آپ کو اس کے اندر لپیٹ میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ یہ جو ISPR کا جو وہ ہے اس کے اندر تو یہ اشارہ کرتی ہے کہ ابھی مزید جو انویسٹیگیشن جو ہے ان معاملات میں ہو رہی ہے اور اس میں پھر دیکھا جائے گا. مجھے تو علم نہیں ہے کہ کس چیز کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, لیکن غالباً 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہوگی اور ان میں جو فیض حمید کا جو اس میں کردار ہے اس کو نکالا جائے گا. اور اس کے اندر اگر جن جن سیاسی قوتوں کے ساتھ ان کا رابطہ رہا ہے اور اس گھناؤنے سازش میں جو بھی شراکت دار ہوں گے تو میرے خیال میں وہ بھی اس کے لپیٹے میں آئیں گے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا, بہت شکریہ. ہم نے آج جنرل فیض حمید اور باقی جو 2 ٹاپکس ہیں ان کے اوپر تفصیلی گفتگو کی. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے ٹاپک اور نئے مہمانوں کے ساتھ. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.